हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो मैप्स बहुत महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए, और जो भी खबरें चर्चा में हैं उनको नक्शों पर देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासतौर से तब वो मैप हमें याद रह जाएंगे परीक्षा के दौरान जो हमने पहले से देखे होंगे, उन पर अभ्यास किया होगा। तो सेशन को और बेहतर तरीके से आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि आप एक मैप अपने पास ज़रूर से रखा करें, और उस दौरान जब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तो आप उन स्थितियों को उस मैप में मार्क भी कर सकते हैं। कई सारे मैप ऐसे आते हैं जो ब्लैंक होते हैं, उनको भी आप मार्क करने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारी रिवर्स हो सकती हैं, कई सारी पहाड़ियाँ हो सकती हैं और लोकेशंस हो सकती हैं। तो शुरुआत करें आज के सेशन की। पिछले सेशन में आपको जो अभ्यास प्रश्न दिया गया था, कई लोगों ने उसका उत्तर भी दिया है। हम देख लेंगे सही उत्तर क्या है। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया है या गलत भी हुआ है वो सभी लोग यहाँ पर मैच करा लेंगे। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और राष्ट्रीय उद्यान है संबंधित राज्य हैं। कौन कौन से हैं? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कह सकते हैं। कहाँ दिया है? छत्तीसगढ़। उसके आगे क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर। अब यहाँ पर यह भी देखना है आपको कि क्या पूछा है, कितने युग्म सुमेलित हैं। ये नहीं पूछा है कौन सा सुमेलित है, पूछा है कितने युग्म। तो पहला देखें, बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आगे दी छत्तीसगढ़ और मेघालय दिया हुआ है। तो इस मैप में आपको दिख जाएगा बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड दोनों ही त्रिपुरा में हैं, इस एरिया में हैं दोनों ही। और क्लाउडेड लेपर्ड को CL लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहां हो गए, ये मैच नहीं है। अगला वन विहार नेशनल पार्क और सलीम अली। वन विहार कहाँ है? मध्य प्रदेश। सही बात है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, भोपाल के थोड़ा सा नज़दीक। और सलीम अली नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा जम्मू एवं कश्मीर वाले एरिया में। तो ये दोनों फिर सुमेलित हैं, लेकिन पूछा है कितने युग्म सुमेलित हैं, तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। कई लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया है, वो लोग बधाई के और प्रशंसा के हकदार हैं। जिन्होंने नहीं दिया वो आगे सीखते रहेंगे। तो अब शुरुआत करें खबर से और पहले सवाल से। खबर क्या है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कानून प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर दोनों सरकारों के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए जल्द ही क्यूबा में एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। यहाँ से आपको एक बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर यह पता चलेगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच के जो संबंध है वो यूएसए की तरफ से बेहतर करने के प्रयास दिख रहे हैं। प्रश्न है, एंटिलीज मायोरेस यहाँ दिया हुआ है, एंटिलास मायोरेस और ग्रेटर एंटिलीज भी इसे ही कहते हैं, कुछ कैरेबियाई द्वीपों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका या फिर त्रिनिदाद एवं टोबैगो। तो यहाँ पर 2-3 बातें समझ लें। पहली बात तो जो एंटिलीज है यहाँ दिया हुआ है, एंटिलीज या एंटिलास, इसका मतलब होता है द्वीप, ठीक। और जो मायोर यहाँ मायोरेस लिखा हुआ है, मायोरेस भी कहते हैं, इसका मतलब हुआ बड़ा। तो इसी का अर्थ है ग्रेटर एंटिलीज यानी बड़े द्वीप। तो बताना है इसमें से कौन कौन से हैं, मैप में देख ले पता चल जाएगा। ग्रेटर एंटिलीज ये आपका कौन सा क्षेत्र है? कैरेबियाई क्षेत्र है। यहाँ पर जो बड़े आइलैंड्स हैं उनको इस तरह से बांटा गया है कि वो बड़े द्वीप हैं, जैसे क्यूबा, ठीक, जमैका, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक, और यहाँ प्यूर्टो रिको। जिस बात को याद रखिएगा, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक जो 2 हैं आइलैंड, ये हिस्पैनियोला आइलैंड के अंतर्गत आते हैं, डिवाइड है इसी में, ठीक। तो इसमें जो नहीं शामिल है वो कौन सा है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वो यहाँ पर आएगा। और ये जो पार्ट है ये है लेसर एंटिलीज का, यानी छोटे द्वीपों का, ठीक। हमसे ग्रेटर पूछा गया है, उसमें त्रिनिदाद एवं टोबैगो शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ये सही है। चलिए अगली खबर। हाल ही में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी हिस्से में स्थित शहर, कौन सा शहर? कासिंडी के एक चर्च में हुए बम हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। क्या है आगे? आशंका है कि यह हमला युगांडा के सशस्त्र समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस द्वारा किया गया, जिसने ISIL के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया है। अब ये एक पूरी घटना का जिक्र है। इस घटना से अगर सवाल बना दिया जाए तो याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र बताए गए हैं, कहाँ कहाँ
क्या मामले बने हैं, ऐसी भी चीजें ठीक ठाक पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अल्बर्ट झील, किवू झील, एडवर्ड झील और टंगानिका झील। फिर आपको क्रम बताना है। तो जैसे हम ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में आती हैं, तो उसके अंतर्गत भी झीलें हैं, तो हम यहाँ पर भी कुछ झीलों का जिक्र जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगी लेक अल्बर्ट जो कि यहाँ है, उसके बाद लेक एडवर्ड, उसके बाद लेक किवू और फिर आएगी लेक तंगानिका। अगर विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील यहाँ है, युगांडा, तंजानिया और कुछ हिस्सा केनिया में इसका पड़ता है, ये है। ठीक, इसी तरह लेक मलावी कहाँ है, मलावी और मोजाम्बिक का कुछ हिस्सा कवर करता है। बाकी इसके बॉर्डर में तंजानिया आएगा, ये तंजानिया आ जाएगा। लेकिन हमसे बेसिकली प्रश्न में इनका क्रम पूछा है, तो हम इनको मिटा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये क्रम है इसका। तो क्रम यहाँ पर क्या बनेगा, पहले आएगी अल्बर्ट, ठीक, उसके बाद आएगी एडवर्ड, उसके बाद आएगी किवू और उसके बाद तंगानिका। 1 3 2 4, ये कहाँ है, ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो बाकी की भी जो झीलें हैं उनको आपको जरूर देखना है। और इन झीलों का जो क्रम है ये कहाँ पड़ती हैं, डीआरसी के नज़दीक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है सभी झीलों का क्रम, इस मैप में भी देख लीजिए। तो डीआरसी की कैपिटल भी महत्वपूर्ण हो जाती है, कौन सी है, किंशासा इसकी राजधानी है, इसकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। अगली खबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने यूक्रेन के राजदूत की शिकायत के बाद टूर्नामेंट के दौरान मेलबर्न पार्क परिसर में रूसी और बेलारूसी झंडों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न क्या है, रूस का क्षेत्रफल कुछ महाद्वीपों के समग्र क्षेत्रफल से भी अधिक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बेलारूस अकेले रूस को बाल्टिक सागर में पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है। दोनों को ही देख लें। हालांकि ये बात अपने आप में सही लग सकती है जो पहला वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल काफी बड़ा दिखता है। लेकिन क्षेत्रफल किसी भी देश का अगर आपको देखना हो तो उसको ग्लोब वाले मैप में देखिए, क्योंकि जो सीधे वाले मैप होते हैं उसमें कई बार जो नक्शा है, नक्शे में जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि उसमें इसको स्ट्रेच करके दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये गोल में आएगा तो आपको इसका सही आकार समझ में आएगा। तो रूस का क्या इतना बड़ा है या नहीं, इसको समझें। यहाँ दिया हुआ है सभी प्रमुख बड़े देशों का क्षेत्रफल। रूस का कितना है, 17.10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पृथ्वी के हिसाब से देखें तो 11.5% ये हिस्सा कवर करता है। उसके बाद कनाडा 6.7, यूएस 6.5, इसी तरह चाइना 6.4 और हमारा भारत कहाँ आता है, 7वें नंबर पर, जो कि 2.3% लैंड बनाता है इस पृथ्वी में। तो रूस का आपको पता चल गया कि 17.10 है। अब महाद्वीपों से इसकी तुलना कर लें। एशिया का कितना परसेंटेज है, 29.6%। यहाँ अगर आप देखेंगे एरिया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 44.6। तो रूस का कितना है यहाँ, 17.10। तो हम इसको रख सकते हैं साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पर कहीं पर, क्योंकि उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया 3 आएंगे, लेकिन तीनों का ही फिर रूस से कम है। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में सही हो जाएगा कि रूस का क्षेत्रफल कुछ महाद्वीपों के समग्र क्षेत्रफल से भी अधिक है। अगला, बेलारूस अकेले रूस को बाल्टिक सागर में पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग दे सकता है। इसको भी एक बार देखें। तो बेलारूस की लोकेशन ये है रूस, ठीक है। अगर आप देखें तो बेलारूस अपने आप में लैंडलॉक्ड है, यानी कि भू आबद्ध है। तो ये कैसे किसी भी तरह के सागर तक रूस को पहुंच दे पाएगा। अगर ये पहुंच देना भी चाहेगा, खुद से दे देगा एंट्री, तो भी आपको आगे फिर दूसरे देशों जैसे लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से होकर के जाना पड़ेगा। अगर रूस का क्षेत्र कालिनिनग्राद भी आप यहाँ पर टच करना चाहेंगे, फिर भी बीच में या तो पोलैंड या फिर लिथुआनिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये अपने आप में इसके पास इतना सफिशिएंट क्षमता है नहीं कि ये रूस को इतना मार्ग दे पाएगा। तो ये हो जाएगा गलत। कौन सा कथन सही है, केवल 1। तो आपको भी पता चल गया, मैप में भी देख लीजिएगा। मतलब ऐसी लोकेशन तो आपको यहाँ पर ही क्लियर हो जाएंगी। कुछ जो मार्क करने वाली आएंगी उनको मार्क कर लीजिएगा। अगली खबर, हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 6 दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई है। आगे,
दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश की जनसांख्यिकी में इसे एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। कुछ अनुमान ऐसे भी हैं कि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगी। प्रश्न बहरहाल प्रश्न इससे संबंधित। पहला स्टेटमेंट, चीन की 2/3 से अधिक आबादी इसके पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में रहती है। दूसरा क्या कहता है, चीन का काशगर शहर तारिम बेसिन के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद तकलामकान मरुस्थल तारिम बेसिन क्षेत्र में ही स्थित है। क्या बताना है उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? एक तरीके से स्टेटमेंट को लेकर के है कि कौन कौन सी बातें सही है। तो चीन का 2/3 से अधिक आबादी इसके पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में रहती है या नहीं। इस मैप से देखें तो यहाँ पर चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी सन 2000 का ये आंकड़ा है, दिखाता है। इसमें आपको जो सबसे डार्क कलर से दिख रहा है वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। उसके बाद ये हल्का होता जा रहा है और पॉपुलेशन उसी हिसाब से कम होती जा रही। तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में, ठीक, इधर वाले क्षेत्र में, इधर मंचूरिया के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर इससे भी चीजें क्लियर ना हो तो हम इस मैप में थोड़ा सा और क्लैरिटी रख लेंगे। जहां पर हेईहे से लेकर के ये है टेंगचोंग, हेईहे से टेंगचोंग तक अगर आप एक रेखा खींचेंगे तो चीन को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर अधिकतम जनसंख्या और कम जनसंख्या वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पर लगभग 94% लोग रहते हैं। और वहीं अगर आप इसके क्षेत्र में आ जाएंगे जो कि पठारी भाग है, तो यहाँ पर शिनजियांग प्रांत भी आ जाएगा। 6% लोग के आसपास ही रहते हैं। और यहाँ चूंकि मैदानी भाग है इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। तो कह देंगे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला कहता है चीन का काशगर शहर तारिम बेसिन के पश्चिम में है। इसको देख लें, तारिम बेसिन कहाँ है, ये लिखा हुआ है। जो तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र है इसके उत्तर में आपको तारिम बेसिन मिल जाएगा। यहाँ पर ही तकलामकान जो मरुस्थल है वो भी है, यहाँ पर तारिम नदी भी जाती है। और फिर के पश्चिम वाली बात कही गई है काशगर शहर की, तो ये है तारिम बेसिन और ये इसका पश्चिम हुआ। पश्चिम में काशगर शहर आता है जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी भी है। तो ये वाली बात सही है। और तीसरा तकलामकान मरुस्थल तारिम बेसिन के क्षेत्र में ही है, ये भी सही हो गया। कौन सा सही है? ऑप्शन डी, सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चीन के बारे में आपने देख लिया। पॉपुलेशन से लेकर के काफ़ी समय से इस पर चर्चा हो ही रही है, तो देखा जाना इसको जरूरी है। अब अगली खबर, हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री सिया अल सुदानी ने अपने देश में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति का समर्थन किया है। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा किससे लगती है? इराक से। अब ये इराक, ईरान बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते भी हैं। इराक से किसकी सीमा लग सकती है? सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, अजरबैजान, सऊदी अरब। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो नक्शा देखकर ही हमें सब पता चलेगा। इराक कहाँ है? इराक ये रहा, इराक की राजधानी बगदाद। पहले देख लें कहाँ कहाँ सीमा साझा हो रही है। तो यहाँ से सीमा लग रही है इसकी तुर्की के साथ, ठीक। उसके बाद सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, सऊदी अरब के साथ, कुवैत के साथ और ईरान के साथ। अब जिससे नहीं लग रही वो है अजरबैजान, जिसकी कहीं भी इराक के साथ सीमा नहीं लगती। तो ये इसके उत्तर में आ जाएगा ऑप्शन में। तो चौथा अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे फिर भी आपको उत्तर मिल सकता है। अगर आपको थोड़ा भी एक बार को हिंट आ रहा, मान लीजिए अभी तो हम मैप में सॉल्व भी कर रहे हैं, हमें सारा कुछ पता है, आपको नहीं पता, आपको थोड़ा सा क्लू मिल सकता है कि अगर अजरबैजान को आप एलिमिनेट कर दें तो ये अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह भी एक बार करके देख लिया करिए। फिर भी अगर कंफ्यूजन रह जाए तो फिर इसको आप तभी सॉल्व करें जब आपके पास या तो प्रश्न आपने कम बनाए हो परीक्षा में, या तो फिर आप 50-50 का चांस लेना चाह रहे हो। अगर प्रश्न कम हो तो चांस निश्चित तौर पर ले लीजिए, हो सकता है सही भी हो जाए। अगला जो प्रश्न है उसकी खबर है, हाल ही में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध के लिए जर्मनी से हथियारों की आपूर्ति में तेजी लाने का आग्रह किया है आगे, जिससे जर्मनी के हथियार उत्पादन उद्योग पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। तो ये आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, प्रथम विश्व युद्ध की कहानी जब हम पढ़ते हैं, तो जब भी युद्ध बढ़ता है तो देशों के अंतर्गत जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है किसी भी हथियारों का, उनमें डिमांड आ जाती है। नई नई तरह की कंपनियां आती है, नई तरह की रिसर्च होती है। हालांकि अभी हमें तृतीय विश्व युद्ध नहीं दिख रहा, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि यहाँ पर पश्चिमी देशों का सहयोग यूक्रेन को
बहुत है। और उसके पहले कुछ दिन यूएसए है, यूएसए ने भी यूक्रेन को कुछ टैंक्स प्रोवाइड कराए थे। अब जर्मनी से भी हथियारों की डिमांड उन्होंने की है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मनी से यूक्रेन पहुंचने के लिए कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है। दूसरा, जर्मनी से यूक्रेन जाने के लिए समुद्री मार्ग स्थलीय मार्ग की तुलना में कम से कम 5 गुना लंबा है। थोड़ा सा सोचिए, क्या जर्मनी और यूक्रेन लैंडलॉक्ड कंट्री हैं? नहीं, इनके पास समुद्र तो है ही। तो अगर खुली समुद्री सीमा है इनके पास, तो फिर ये कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है वाला स्टेटमेंट कैसे सही होगा? यहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो समुद्र से ये घूम करके जा सकते हैं, इंग्लिश चैनल से होते हुए फिर भूमध्य सागर से होकर के इधर जाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। उसके बाद, जर्मनी से यूक्रेन जाने के लिए समुद्री मार्ग स्थलीय मार्ग की तुलना में कम से कम 5 गुना लंबा है। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल हो सकता है, हालांकि कैलकुलेशन बिठाएंगे तो बैठ जाएगा। अगर आप जर्मनी से सामान्य तौर पर जाएंगे तो ये रास्ता केवल आपको पोलैंड वाला गुजरना होगा। ये लगभग 620 किलोमीटर के आसपास का एरिया पड़ता है। अगर आप वहीं समुद्री मार्ग से जाएंगे, ये जो रास्ता यहाँ पर मार्क किया हुआ है लाल रंग से, तो ये जो रास्ता है लगभग 6500 किलोमीटर यानी 6500 किलोमीटर के आसपास का आता है। तो लगभग 10 गुना के आसपास तो हो ही रहा है। तो अगर 5 गुना पूछा है तब भी कहेंगे कि बात सही है, कम से कम 5 गुना तो है ही। कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी केवल 2, दूसरा वाला सही है। इस तरह से कई सारे सवालों को आप सोच सकते हैं कि जो भी चर्चा में है उसको एकदम एग्जैक्ट वैसा थोड़ी पूछा जाएगा कि जो खबर में है उसी को पूछ दिया जाए। कई बार पूछा भी जा सकता है, तो इसीलिए जो खबर है वो आपको वहां पहुंचाती है, जो सवाल है वो आपको बियॉन्ड द लाइन सोचने के लिए ऑप्शन देता है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में येती एयरलाइंस द्वारा संचालित ATR-72 विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जाने के क्रम में लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश कर गया, जिसमें कुछ भारतीयों की भी जानें चली गईं। आपको याद होगा, इस पर हमने एक इन फोकस सेक्शन के अंतर्गत इसे कवर किया था। इस तरह की जो प्लेन दुर्घटनाएं नेपाल में हुई हैं उसके कारणों पर चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे देंगे। तो अब इससे एक सवाल मैप में भी सॉल्व कर लें। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन कौन सी हैं? घाघरा या कर्णाली, कोसी, तीस्ता, गंडक या गंडकी। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से किस नदी या किन नदियों का उद्गम नेपाल में है। उद्गम पूछा है, याद रखिएगा। चलिए इनको नक्शे में देखें। तो ये है नेपाल का एरिया, इसमें ये दिया हुआ है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी नेपाल में इसका उद्गम नहीं है, ये यहाँ पर है मानसरोवर के पास, तो ये तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाता है। दूसरी है गंडक। तो गंडक के लिए आप कह सकते हैं कि ये नेपाल के एकदम बॉर्डर से तिब्बत के पास से निकलती है, लेकिन नेपाल से उद्गम माना जा सकता है, ये सही है। कोसी नदी को आप देखेंगे तो कोसी नदी भी नेपाल के उत्तर में जाकर के फिर यहाँ से निकलती है, यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र से। और तीस्ता नदी का आपको पता ही है कि भारत में ही उद्गम है इसका, सिक्किम के पास से। अगर इसको और जूम करके देखेंगे तो यहाँ आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये है घाघरा नदी का उद्गम। उसके बाद अगला यहाँ पर है गंडक या गंडकी, जो कि नेपाल में है। उसके बाद जो कोसी नदी है वो कई धाराओं में निकलती है, जैसे अरुण कोसी, सुन कोसी, तो ये दोनों ही धाराएं, अगर इनको भी उदाहरण के रूप में ले लें तो ये भी यहाँ से नहीं है। और फिर अगली तो भारत में है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर है गंडक या गंडकी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, केवल 4। तो नेपाल की और भी जो नदियां हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, भारत में आने वाली नदियां। इसके अलावा बहुत सारी नदियां, जैसे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत से है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से है। तो इन नदियों को देख लीजिए। अगली खबर और अगला सवाल, हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक मंत्री अरूप विश्वास के हवाले से कहा गया कि गंगा सागर मेला में इस साल रिकॉर्ड 31 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अब एक सवाल लेते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसके बारे में है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अंतर्गत यह द्वीप राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद हुगली नदी के मुहाने पर स्थित इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले वार्षिक मेले के कारण
इसके कारण मकर संक्रांति में मेला लगता है। विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक अनुमान के मुताबिक श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कहाँ लगता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा द्वीप इसके लिए सर्वाधिक उचित उत्तर प्रतीत होता है। सागर द्वीप, स्वराज द्वीप, कनिका द्वीप या फिर डलहौजी द्वीप। तो गंगा सागर मेले की चर्चा भी है। गंगा सागर मेला यहाँ लगता है। कौन सा द्वीप है? ऑप्शन ए सागर द्वीप। नक्शे में देखें तो ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। यहाँ पर के सबसे अगर आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर ये सागर द्वीप मौजूद है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, एक और मैप में इसको देखते हैं। तो यहाँ इसको मार्क किया हुआ है गंगा सागर, ये है सागर आइलैंड। यहाँ पर ये मेला लगता है। जो खासियतों की चर्चा की है आपको ये तथ्य मिल गए कि इससे संबंधित ये प्रमुख बातें हैं जो इसको और प्रसिद्ध बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर। हाल ही में द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है ये किसी परीक्षा के लिए। कौन सा? केरल का जिला है। कौन सा जिला है? कोल्लम जिला। क्या बन गया है? संविधान साक्षर, यानी कि यहाँ के लगभग हर व्यक्ति को संविधान के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मौजूद है। तो सवाल क्या है? निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति पर विचार करना है। कोल्लम, पलक्कड़, तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी। तटीय शहर कौन से नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बताना है। यानी इन चारों में से कौन से ऐसे शहर हैं जो तट पर नहीं हैं। तो ये तो नक्शे में देखकर ही पता चलेगा। तो पहले देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, पलक्कड़। ठीक, ये है कोल्लम, यहाँ है तिरुनेलवेली और यहाँ है तूतीकोरिन या तूतुकुड़ी। ठीक, तो इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं जो तट पर नहीं है? पहला पलक्कड़ और तूतीकोरिन, कोल्लम और ये वाला तट पर है। पलक्कड़ और तिरुनेलवेली, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगली खबर। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने और लागू करने की दिशा में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। यानी ये क्या करना चाह रहे हैं? सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाह रहे हैं। तो राजस्थान का कौन सा शहर नई दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली सीधी रेखा के पूर्व में स्थित होगा? तो अगर आप थोड़ा सा भी याद कर पाए इसमें, तो याद कीजिए कि दिल्ली की लोकेशन कहाँ है, मुंबई की लोकेशन कहाँ है, वहां से एक सीधी रेखा खींच करके दिमाग में देखिए। इसके लिए जरूरी है कि आपने एक बार मैप को देखा हो। तो मैप देख लेते हैं। दिल्ली कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली। ठीक, मुंबई है यहाँ। अब जैसे ही आप एक सीधी रेखा खींचेंगे तो फिर कौन कौन से शहर आ जाएंगे? चित्तौड़गढ़ का जिक्र है विकल्प में, चित्तौड़गढ़ यहाँ है। ठीक, ये यहाँ पर दिया हुआ है जयपुर, ये दिया हुआ है सीकर, ये, और ये दिया हुआ है सराय माधोपुर। क्या पूछा है? लाइन खींचने पर पूर्व में कौन सा आएगा? तो सराय माधोपुर यहाँ पूर्व में आ जाएगा। अलवर की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल इस मार्क पर ही, इस लाइन पर ही लोकेट होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि पूर्व में कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सवाई माधोपुर। अगली खबर। हाल ही में लोकटक झील में लगभग 90 वर्षों के बाद एक दुर्लभ प्रजाति की बत्तख ग्रेटर स्कूप को देखा गया है। अब कई सारी झीलों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। झील महत्वपूर्ण है, कोई भी पक्षी दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि झीलें और राज्य दिया है, इसमें से कितने युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। लोकटक मणिपुर, पराशर हिमाचल प्रदेश, दुर्गम चेरुवु असम, किलीवेली तमिलनाडु। एक बार देख ही ले। तो लोकटक मणिपुर में है, ये बात लगभग सभी को पता है जिन्होंने इस झील के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है। ठीक, दूसरी कौन सी है? पराशर हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक बात है। तीसरी कौन सी है? दुर्गम चेरुवु, असम दिया हुआ है, ये गलत है, ये तेलंगाना में है, हैदराबाद के पास दुर्गम चेरुवु, और इसको डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के लिहाज से। उसके बाद किलीवेली तमिलनाडु, ये यहाँ पर आएगी तमिलनाडु में, ये सही है। तो उत्तर हमें बताना है ऑप्शन
तीसरा जो है सुमेलित नहीं है। कितने युग्म पूछा है, तो केवल एक युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और गुंटूर की जनसभाओं में हुई मौतों के बाद हाल ही में राज्य सरकार ने एक शासन का आदेश जारी किया है, जिस पर राज्य में सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास का आरोप लग रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाल्स दीवी पॉइंट गोदावरी के मुहाने पर है। दूसरा, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग पर स्थित है। कौन से कथन यहाँ सही है? तो इसको मैप में देखते हैं। ये कहाँ है फाल्स दीवी पॉइंट? ये यहाँ। उसमें क्या दिया हुआ है कि गोदावरी नदी के मुहाने पर है, जबकि ये है कृष्णा नदी के मुहाने पर। यहाँ दिया हुआ है माउथ ऑफ द कृष्णा। अब ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ से ही उसके बाद फाल्स दीवी से कोरोमंडल तट की यहाँ शुरुआत हो जाती है, और इसके अगर आप उत्तर में जाएंगे तो फिर उत्तरी सरकार का तट आता है। तो ये जो बात है स्टेटमेंट गलत है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा पर है। इसको देखें तो ये है आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा और ये है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये वाला विकल्प स्टेटमेंट सही है। कौन से कथन सही है? केवल 2। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। खबरों पर नजर रखते रहना है। अब एक सवाल ले लें जो कि 2016 में पूछा गया है। प्रीलिम्स 2016 सेट ए में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कुछ प्रश्नों में इस तरह की चीजों का, कौन कौन से क्षेत्र हैं, किसकी सीमा कहाँ से, ये भी पूछा जाता है। अब दिया हुआ है किसके मामले में, ठीक है, तो कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। हालांकि अब आपको ये काफी इजी लग रहा होगा क्योंकि इसको कई बार सुना जा चुका है, सॉल्व किया जा चुका है। तो कुर्द जो समुदाय है वो कहाँ पर है, इसको एक बार देखें। तो इसका क्षेत्र आएगा यहाँ पर, यानी इसमें तुर्की का क्षेत्र शामिल है, थोड़ा सा क्षेत्र सीरिया का आता है, थोड़ा सा क्षेत्र इराक का आता है, थोड़ा सा हिस्सा आपका ईरान का आता है, फिर ये बनता है कुर्द वाला इलाका। कुर्द लोग यहाँ रहते हैं। अब आएंगे मधेसी वाले इलाके पर, तो ये आपको यहाँ मिलेगा नेपाल के पास वाला, नेपाल का दक्षिणी हिस्सा। और उसके बाद अगर आप रोहिंग्या पर आएंगे तो वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, म्यांमार के पास। तो इसमें कौन कौन से सुमेलित हुए, ये और ये गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब अगला जो प्रश्न होगा अभ्यास के लिए होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिए हुए हैं दर्रे यानी पासिस, और यहाँ पर अवस्थितियाँ। कौन कौन से दर्रे हैं? दर्रे आपने पढ़े होंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और अंबा घाट। आगे लोकेशन दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। तो इसके हिसाब से आपको सही कूट का चुनाव करना है, और जो उत्तर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि अगले सेशन में हम डिस्कस करें इसका उत्तर और कई सारे नए सवाल। और जिनका उत्तर सही होगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनका उत्तर सही है, बाकी हम इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मैप पर प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।